हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स ग्रुप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर हम ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन पेपर है जिसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। ये जो टॉपिक है आपका बीएससी, एमएससी और ऑपरेशन रिसर्च नाम से एमबीए में भी इंक्लूडेड है, एमबीए और एमकॉम के टॉपिक्स में भी। तो ये क्वेश्चन पेपर का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ऑपरेशन रिसर्च जो बुक है उसका एक सब्जेक्ट है, उसका एक ब्रांच है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एमबीए और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको एक एक टॉपिक और एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चंस है 14 से पहले के क्वेश्चन हम वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सेट इज़ सेट टू बी ओपन सेट इफ़ इट कंटेन्स। एक सेट ओपन सेट कहलाता है अगर ये कंटेन करे। किसको कंटेन करे? ऑल इट्स बाउंड्री पॉइंट, ऑल इट्स एक्सट्रीम पॉइंट, ऑप्शन सी ओनली द इंटीरियर पॉइंट, ऑप्शन डी ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। तो कोई भी सेट जो है वो ओपन सेट कहलाता है इफ़ कंटेन्स, अगर वो कंटेन करता हो। किसको कंटेन करता हो? तो इसमें ऑल इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, ये एक सेट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स कॉमा वाई सच दैट। तो यहाँ पर अगर हम ये एक पॉइंट सेट की बात करें तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लेकर चलें तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। और लेस देन और इक्वल टू लिया, इट मीन्स हम वो पॉइंट की बात कर रहे हैं जो इक्वल टू मीन्स बाउंड्री पर हो और लेस देन मीन्स इंटीरियर भी हो। तो इस तरीके का जो सेट होता है जिसमें वो सारे पॉइंट इंक्लूड होते हैं जो बाउंड्री के भी और अंदर के भी हों, इंटीरियर पॉइंट भी हों, ऐसा सेट क्या कहलाता है? क्लोज्ड सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोज सेट कहलाता है। और वो सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर अंदर के पॉइंट इंक्लूडेड होते हैं, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, ऐसा सेट क्या कहलाता है? ओपन सेट कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ओनली द इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। चलिए 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ ए पॉइंट एक्स इज़ ए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स x1 एंड x2। अगर x पॉइंट जो है वो 2 पॉइंट x1 और x2 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है लैम्डा किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। मीन्स लैम्डा जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए और इट कैन बी आल्सो टेक द वैल्यू 0 एंड 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर 15 द नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट। किसी भी कॉन्वेक्स सेट के जो एक्सट्रीम पॉइंटों की संख्या होती है वो हमेशा कितनी होती है? ऑलवेज फाइनाइट इन नंबर, ऑलवेज इनफाइनाइट इन नंबर, मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, नन ऑफ दीज। तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या होते हैं? वो पॉइंट जो किसी भी सेट के लिए एक्सट्रीम पॉइंट वो पॉइंट कहलाते हैं जो सेट के अंदर अगर कहीं पर कोई और 2 पॉइंट है तो उनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ना लिखे जा सकें। मीन्स जैसे कि अगर हम बात करें, ये कोई रीजन है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इस रीजन के अंदर इसको मैं एक सेट बोल रहा हूँ। तो इस सेट के लिए अगर इस सेट के लिए मैं एक्सट्रीम पॉइंट की बात करूँ तो एक्सट्रीम पॉइंट कौन से पॉइंट होंगे? इस सेट के वो पॉइंट जो कि सेट के अंदर कोई और 2 पॉइंट अगर हम लें उसके अलावा तो उनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ना लिखे जा सके। इट मीन्स अगर कोई पॉइंट हमने x लिया है तो उसके लिए सेट के अंदर कोई और 2 पॉइंट नहीं मिलने चाहिए जिन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के इन बिटवीन वो पॉइंट आता हो। तो ऐसा पॉइंट जो जिसके कोरस्पोंडिंग सेट में कोई और 2 पॉइंट एग्जिस्ट ना करें, जिनको जॉइन करने वाले लाइन सेगमेंट के इन बिटवीन वो आए, तो वो पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है। जैसे ये वाला पॉइंट अगर हम बात करें तो ये पॉइंट इसका एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर ये और ये 2 पॉइंट ऐसे मिल सकते हैं जिनको जॉइन करने वाले लाइन सेगमेंट के इन बिटवीन ये पॉइंट आ जाएगा, तो इसलिए ये पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे वो भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है क्योंकि उसके लिए भी 2 पॉइंट मिले। बट अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये वाला पॉइंट, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है क्योंकि इसके अंदर सेट के अंदर कहीं पर भी कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो उनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर ये नहीं आने का, क्योंकि आएगा तो वो तभी आएगा जब एक पॉइंट ये खुद हो और एक दूसरा कोई पॉइंट ले, तो दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर तभी ये आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो इट मीन्स ये
इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया कि ये पॉइंट सेट के कोई और दो पॉइंटों के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सेट का एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली एक एक्सट्रीम पॉइंट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज ले रहे हैं तो 4 एक्सट्रीम पॉइंट आ रहे हैं। पेंटागन लेंगे तो उसमें कितने आएंगे, 5 आएंगे एक्सट्रीम पॉइंट, क्योंकि वो कॉर्नर पॉइंट ही बनते हैं जनरली। इट मीन्स हमें दिख रहा है कि हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट अगर पॉलीगन टाइप लेंगे तो फाइनाइट आएंगे, ठीक है। बट अगर हमने यहाँ पर सेट जो ले लिया, यहाँ पर एक सर्कल ले लिया, सर्कल के इंटीरियर पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो सर्कल के लिए सारा ये पॉइंट सेट ले लिया मैंने, ये वाला, जिसमें कि इस तरीके के पॉइंट है x, y सच दैट, जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, x² + y² लेस देन और इक्वल टू 1। तो इस सेट के लिए अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें तो पहले तो सेट की बात करें, सेट में किस टाइप के पॉइंट है, वो सारे पॉइंट x, y जो सर्कल के इंटीरियर, क्योंकि x² + y² लेस देन 1 वाले पॉइंट हैं, और इक्वल यानी कि सर्कल की बाउंड्री पर। तो इस सारे पॉइंटों को इंक्लूड करके जो सेट बना वो उसको ये बात करा है इस वाले सेट में। तो हम इस सेट के लिए क्या निकालने हैं, एक्सट्रीम पॉइंट निकालने। तो एक्सट्रीम पॉइंट कौन से होते हैं, वो जिनके लिए सेट के अंदर कोई और दो पॉइंट ना मिले, जिनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के इन बिटवीन पॉइंट आ जाए, ठीक है। ऐसे पॉइंट नहीं मिलने चाहिए, जैसे कि ये वाला पॉइंट इसका एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसके लिए सेट के अंदर कोई दो पॉइंट मिल पा रहे हैं जिनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के इन बिटवीन ये पॉइंट आ जाएगा, तो इसलिए ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। इसी तरीके से कोई और भी लेंगे, बट बाउंड्री पर जो भी पॉइंट लेंगे सर्कल की यहाँ पर, तो उसके लिए कहीं पर भी आपको कोई दो पॉइंट नहीं मिल पाएंगे जिनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर ये आए। तो इसका मतलब ये भी इसका एक्सट्रीम पॉइंट हुआ, ये भी, यानी कि सर्कल की बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इसके एक्सट्रीम पॉइंट होंगे। इट मीन्स ये तो, और सर्कल की बाउंड्री पर कितने पॉइंट है, वो तो इनफाइनाइट हो गए। इट मीन्स यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, और एक ये एग्जाम्पल है जिसमें फाइनाइट भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, एक्सट्रीम पॉइंट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट हम 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ S इज़ दिस देन S रिप्रेजेंट में, ये एक हाइपर प्लेन की इक्वेशन है, हाइपर स्फीयर की इक्वेशन है, सॉरी हाइपर स्फीयर की इक्वेशन होती है ये। यहाँ पर A स्फीयर का सेंटर होगा इस पर स्फीयर का, और एप्सिलॉन उसकी रेडियस होगी। तो अब अगर इसमें बात करें तो अगर यहाँ पर ये बात करता है हमें यूक्लिडियन 2 डायमेंशन स्पेस में, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये बात करता है यूक्लिडियन 3 डायमेंशन स्फीयर के तो स्पेस की, तो उस केस में ये इक्वेशन जो है वो हाइपर स्फीयर की जो इक्वेशन है वो एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करने लगती है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर सर्कल की बात करा e⁴ यानी कि यूक्लिडियन 4 डायमेंशन स्पेस में। तो मैंने आपको बताया सर्कल किस में रिप्रेजेंट करता है, यूक्लिडियन 2 डायमेंशन में, तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। स्फीयर की बात कर रहा है यूक्लिडियन 2 डायमेंशन में, तो मैंने आपको बताया स्फीयर तभी रिप्रेजेंट करता है जब यूक्लिडियन 3 डायमेंशन स्पेस में, इसका मतलब ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सर्कल इन E³ ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशन स्पेस में तो स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है और ये सर्कल कह रहा है, ये भी रॉन्ग। फिर ये स्फीयर इन 3 डायमेंशन स्पेस, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे क्या होंगे, एक्सट्रीम पॉइंट होंगे, बाउंड्री पॉइंट होंगे, बोथ होंगे, नन ऑफ दी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट भी होंगे और बाउंड्री पॉइंट भी होंगे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर 18 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 19, द कॉन्वेक्स होल ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट हैं उनका कॉन्वेक्स होल क्या बनेगा। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट हैं उनका कॉन्वेक्स होल की बात करें। कॉन्वेक्स होल क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट सेट है, मान लीजिए कोई पॉइंट सेट एक्स है, तो इस पॉइंट सेट एक्स के अंदर जितने भी पॉइंट हैं पॉसिबल, उन सभी पॉइंटों को लेकर उनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से जितने भी नए पॉइंट बनते हैं उनका कलेक्शन जो तैयार होगा वो कॉन्वेक्स होल कहलाता है उस सेट का, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, दो पॉइंट का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन मतलब होता है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे उन दोनों पॉइंटों के क्या कहलाते हैं, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर वो बात कर रहा है, वो कह रहा है सर्कल है अगर कोई ये, तो सर्कल की बाउंड्री पर, ठीक है, द कॉन्वेक्स होल ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब ये बाउंड्री, तो बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट हैं उनका कलेक्शन करके एक सेट बना लिया जिसको ये एक्स बोल रहा है, उस सेट का हमें कॉन्वेक्स होल निकालना है। तो निकालने के लिए मतलब मैंने अभी बताया कि अगर आपको किसी भी सेट का कॉन्वेक्स होल निकालना है तो उसके अंदर जितने पॉसिबल पॉइंट बन सकते हैं उनको दो दो करके लो। मान लीजिए ये दोनों लिए, तो उनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से जो पॉइंट बनेंगे, तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से इन दोनों से क्या बनेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट
पर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे इन दोनों पॉइंट का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा। इसी तरीके से एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इन दोनों के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से वो सारे पॉइंट आएंगे जो बीच में। इस तरीके से ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते चले जाएंगे तो ये कलेक्शन ये सारा क्या बनता चला जाएगा, ये सारी कोड्स इकट्ठी हो जाएंगी और ये पूरा क्या आ जाएंगे, उसके अंदर सारे पॉइंट किसके आ जाएंगे, सर्कल के इंटीरियर के पॉइंट आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो कह रहा है सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट और बाउंड्री तो है इंक्लूड, तो यानी कि पूरा सर्कल आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कॉन्वेक्स टूल के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पॉइंट x1 x2 x3। तो 3 पॉइंट x1 x2 x3 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमने आपको बताया कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर हम बात करें कि कोई पॉइंट x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn पॉइंट्स हैं और एक नया पॉइंट है x, जो कैसे बना है, x1 में किसी नंबर λ1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और x2 में λ2 से मल्टीप्लाई करके, और इसी तरीके से λn से मल्टीप्लाई किया किसमें, xn से। तो इस तरीके से जो इन सब के सम से जो कॉम्बिनेशन से जो नया पॉइंट तैयार हुआ x, वो इन सब का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहलाता है। अगर ये कंडीशन और सेटिस्फाई कर जाएगी, ये एक तो इस तरीके से बनाओ इस टोटल सम से, और दूसरा जिन नंबर से मल्टीप्लाई करके सम किया गया है λ1 λ2 λ3, इन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, तब ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहलाएगा। x किसका, x1 x2 x3 xn का। इट मीन्स अगर इन सारे पॉइंटों का ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है तो ये जो मल्टीप्लाई में नंबर्स हैं, जिन कोफिशिएंट्स हैं, उनका सम 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें कि किसका सम कौन से ऑप्शन में 1 आ रहा है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होने के लिए, और ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, λ1 λ2 λ3 λn ऑल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सारे 0 से बड़े होने चाहिए और 1 से लेस होने चाहिए, ठीक है, λ जितने भी हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन में ये x1 का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, x2 का कोफिशिएंट 1 है, x3 का कोफिशिएंट -1 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए। ये 2 3 -1 है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। ये 1/2 3/2 -1, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 1/2 1/4 1/4 सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, और ये अगर हम λ1 बोल रहे हैं, ये λ2 बोल रहे हैं और ये λ3 बोल रहे हैं, तो इनका सम λ1 + λ2 + λ3 अगर हम चेक करें तो इनका सम 1/4 + 1/4 + 1/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये वाली दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कौन बनेगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, 21 विच ऑफ द फॉलोइंग शेडेड एरिया इज़ नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, इनमें से कौन सा सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो मैं आपको ऊपर पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है वो चेक करने का सिंपल सा तरीका, अगर कोई सेट कॉन्वेक्स सेट है तो उसके अंदर कहीं पर भी कोई भी 2 पॉइंट लोगे, जैसे ये सेट है, इसके अंदर कहीं पर भी कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पूरी तरीके से सेट के अंदर आनी चाहिए, कोई भी उस लाइन सेगमेंट का पॉइंट सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो कहीं पर भी हम कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो वो हमेशा इसके अंदर ही आएगी, तो ये तो कॉन्वेक्स सेट है। ऐसे ये भी कॉन्वेक्स सेट है, ये भी कॉन्वेक्स सेट है, बट ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं इस सेट में और इसमें यहाँ पर लेते हैं, इसी सेट के अंदर 2 पॉइंट एक यहाँ और एक यहाँ लेते हैं, तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये जो आई, ये इतना पार्ट जो है वो इस सेट के अंदर नहीं आया, सेट के बाहर चला गया, तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आर सेट इज़ नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, इफ़ S1 इज इक्वल टू दिस, S1 यहाँ पर एक इक्वेशन दी है जिसमें सारे सेट है, जिसमें कि पॉइंट सारे x, y वो सारे पॉइंट हैं जो कि x² + y² लेस देन और इक्वल टू a² की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो x² + y² लेस देन इक्वल टू a² किसकी इक्वेशन बनेगी, ये x² + y² हम जानते हैं किसकी इक्वेशन होती है, x² + y² इक्वल टू a² सर्कल की। इट मीन्स ये ओरिजिन सेंटर वाला और ये रेडियस का सर्कल हुआ, और लेस देन भी है तो इसका मतलब इसके इंटीरियर पॉइंट, तो अंदर और बाउंड्री के पॉइंट हैं, ये सेट S1 हमारा हो गया। उसके बाद S2 की बात कर रहा है, वो क्या है हमारा, ये है x² / a² + y² / b²। तो यहाँ पर जो S2 सेट है हमारा x² + a² + y² / b² लेस देन और इक्वल टू 1, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को, जिसकी सेमी मेजर एक्सिस a, सेमी माइनर एक्सिस b है और सेंटर ओरिजिन है। तो एलिप्स के इंटीरियर पॉइंट की बात कर रहा है। तो ये दोनों सेट हमें S1 दिया है, S2 दिया है, तो वो पूछ रहा है कि अगर a यहाँ पर छोटा है, a लेस देन है किससे, b से, मीन्स मेजर एक्सिस तो फिर b, तो यहाँ पर b ग्रेटर देन a बोला हुआ है, यानी कि मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस होगी। तो एलिप्स अगर हम ध्यान से ड्रॉ करें तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला एलिप्स हो जाएगा, ये एलिप्स हो जाएगा,
यानी कि सेट S2 ये हो जाएगा जो इसके इंटीरियर पार्ट है, पॉइंट है सारे। और S1 सेट कौन सा हो जाएगा, ये सर्कल, क्योंकि मेन माइनर एक्सिस जो A है वही इसकी रेडियस बन रही है सर्कल की। तो इसका मतलब यहाँ पर ये इस सर्कल हो जाएगा और इसके इंटीरियर वाले जो पॉइंट है वो S1 सेट हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में पूछता है वेयर A लेस देन B देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। इनमें से कौन सा सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं है। कौन कौन सा सेट के ऑप्शन में दे रहा है, S1 इज़ नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर ये जो S1 है ये सर्कल है, और सर्कल एक कॉन्वेक्स सेट होता है क्योंकि इसके अंदर कहीं भी कोई भी दो पॉइंट है तो उनको मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट है उसमें सारे पॉइंट अंदर के ही लाई करेंगे। तो ये कॉन्वेक्स सेट है, यानी कि S1 तो कॉन्वेक्स सेट है, बट वो पूछा नॉट कॉन्वेक्स सेट। S2 यानी कि इलिप्स भी आप जा रहे हैं कि इलिप्स अगर हम ये देख रहे हैं तो इस इलिप्स के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उनका कलेक्शन अगर सेट बात करें तो कहीं भी कोई भी दो पॉइंट ले तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पूरी तरीके से अंदर सेट में आ रही है। तो ये भी एक कॉन्वेक्स सेट है। ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, A भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है। ऑप्शन C की बात करें तो S1 यूनियन S2 यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। S1 सेट हमारा सर्कल हो गया, S2 सेट ये इलिप्स हो गया, दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, पूरा इलिप्स ही आ जाएगा, यानी कि सेट S2 हो जाएगा। वो तो ऑलरेडी एक कॉन्वेक्स सेट है, हम पहले चेक कर चुके हैं, तो यानी कि ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा नॉट ए कॉन्वेक्स सेट के लिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि S2 माइनस S1 जब हम करेंगे तो S2 मतलब इलिप्स और माइनस सर्कल, यानी कि ये पोर्शन अगर हम काट के निकाल देते हैं तो बाकी पोर्शन क्या रह जाएगा, ये तो हट जाएगा। तो S2 माइनस S1 सेट रह जाएगा, बाकी पोर्शन ये। और ये पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लें और यहाँ पर एक पॉइंट लें तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पूरी तरीके से पोर्शन में नहीं आएगी, क्योंकि ये बीच वाला पार्ट तो कट करके निकल चुका है। तो इसका मतलब S2 माइनस S1 सेट में सिर्फ ये वाले पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से लाइन सेगमेंट सेट में नहीं आएगी, तो यानी कि कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ़ ए पॉइंट एक्स ऑफ ए convex set S can not be expressed as a convex combination of any two different point of S then set X is set to be। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी पॉइंट अगर सेट का कोई भी पॉइंट है और वो बाकी सेट के कोई और दो पॉइंट उसके कोरस्पॉन्डिंग सेट में ना मिल पाए कि उनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर वो पॉइंट आ जाए, यानी कि उनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके, ऐसा ना हो तो सेट क्या, तो वो पॉइंट क्या कहता है, सेट का एक्सट्रीम पॉइंट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 24 की, S1 किसका कलेक्शन है, वो सारे पॉइंटों का जहाँ पर x कोऑर्डिनेट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये कौन से पोर्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ होता है, ये वाई एक्सिस के राइट साइड में, ये सारा पोर्शन। तो ये पोर्शन को वो क्या बोल रहा है, S1 बोल रहा है। इस पोर्शन को क्या बोल रहा है, S1 बोल रहा है। S2 क्या बोल रहा है, जिसमें कि y कोऑर्डिनेट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो y कोऑर्डिनेट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कहाँ होगा, x एक्सिस के ऊपर, यानी कि वो ये वाला पोर्शन बोल रहा है जिसके ऊपर वाला है। अब वो कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट कॉन्वेक्स सेट, इनमें से कौन सा सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो अब ध्यान से देखें, S1 क्या था, इसके इधर इधर वाला सेट सारा वाई एक्सिस के, तो कॉन्वेक्स सेट ये है या नहीं है, कि इसमें अगर हम कहीं भी कोई भी दो पॉइंट लें तो सेट को दोनों पॉइंटों को मिलाने लाइन इसी पोर्शन में आएगी, राइट साइड वाले में ही। तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स सेट है। तो S1 कॉन्वेक्स सेट है। S2 में क्या थे, इस एक्स एक्सिस के ऊपर वाले सारे पॉइंट, उसमें भी कहीं पर भी कोई भी दो पॉइंट ले तो उनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पूरी तरीके से इसी पोर्शन में ऊपर वाले में ही आएगी। तो इसका मतलब ये भी कॉन्वेक्स सेट है। S1 भी कॉन्वेक्स सेट है, S2 भी। अब बात करते हैं S1 माइनस S2 की। S1 माइनस S2 सेट जो है, S1 माइनस S2 क्या होगा, S1 मतलब ये S1 क्या था हमारा, ये वाला पोर्शन था जो इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के इधर इधर का। इस वाले पोर्शन में से हमें क्या हटाना है, S2 हटा देना है। S2 मतलब वो पॉइंट जो y के हैं, तो y के पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट हटा दिया आपने, ये वाले पोर्शन जो इस S1 में आ रहे हैं ये हटा दिए। तो बाकी आपका S1 माइनस S2 में क्या बचा, ये वाला पोर्शन बच गया इधर इधर का। तो अब ये जो सेट बनेगा क्या वो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट पूरी तरीके से सेट में ही आ रही है, तो ये भी कॉन्वेक्स सेट होगा। तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये नन ऑफ दिस, क्योंकि सारे के सारे ही कॉन्वेक्स सेट हैं, बस डी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर कॉन्वेक्स सेट, इनमें से कौन सा सेट कॉन्वेक्स सेट है। तो 25 में वो कहता है S1 जो सेट है वो
किसकी इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये इलिप्स की है। तो इलिप्स के इंटीरियर पॉइंट की बात कर रहा है क्योंकि लेस देन और इक्वल टू का साइन है इंटीरियर पॉइंट। तो आप जानते हैं कि ये सेट तो हमेशा कॉन्वेक्स सेट होता है, अभी ऊपर डिस्कस किया था, क्योंकि कहीं भी 2 पॉइंट लेंगे इसके अंदर तो उनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पूरी तरीके से इसी के अंदर अंदर लाई करेगी। तो ये तो कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर कॉन्वेक्स सेट, कौन सा सेट कॉन्वेक्स सेट है, तो S1 तो कॉन्वेक्स सेट हो गया। अब ये दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल के अंदर वाले पॉइंट है, तो ये भी कॉन्वेक्स सेट है। तो ऑप्शन सी पे चलें तो बोथ S1 एंड S2, इसका मतलब ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी दोनों ही कॉन्वेक्स सेट है, S1 और 26 क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल The set of all feasible solutions of LPP are always, दोस्त किसी भी LPP के फिजिबल सॉल्यूशंस का सेट होगा वो हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट। ये तो एक थ्योरम का स्टेटमेंट ही है डायरेक्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 27 पर द मेथड टू रिजॉल्व द डिजेनरेसी इज, डिजेनरेसी को रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, सिंप्लेक्स मेथड नहीं, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड तो LPP को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। हंगेरियन मेथड नहीं है, असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा मेथड होगा, कॉर्नर पर्ट्यूबरेशन मेथड, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 27 का आंसर। उसके बाद 28 क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजेनरेसी इन सिंप्लेक्स मेथड सेम सीक्वेंस ऑफ इटरेशन रिपीट विदाउट रीचिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज कॉल्ड। मीन्स सिंप्लेक्स मेथड में जब हम क्वेश्चन में लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर इस तरीके से मिल जाते हैं कि सेम वैल्यूज़ वापस रिपीट होने लगती है, सेम सॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है साइक्लिंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। ए नॉन डिजेनरेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द डिजेनरेट, ऑप्टिमल नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन डिजेनरेट सॉल्यूशन से ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। फ्रॉम में डिजेनरेट किस से किया जा सकता है, फिजिबल सॉल्यूशन से, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से, बोथ, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, व्हेन द सिंप्लेक्स मेथड इज अप्लाइड टू डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, किसी भी डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए अगर हम सिंप्लेक्स मेथड लगाते हैं तो टू गेट ए न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मे रिमेन अनचेंज, सेम भी रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इफ द सिंप्लेक्स मेथड एट एनी इटरेशन द चॉइस ऑफ आउटगोइंग वेक्टर इज नॉट यूनिक, अगर सिंप्लेक्स मेथड में किसी स्टेप पर अगर आउटगोइंग वेक्टर को चूज़ करने की जो चॉइस है वो सेम ना रहे, यूनिक ना है ना, तो यानी आउटगोइंग वेक्टर कैसे देखते हैं, मिनिमम रेशो ढूंढते हैं किसका, XP अपॉन 5J का, ठीक है, रेशो देखते हैं और जिसका रेशो मिनिमम आता है उसे हम आउटगोइंग लेते हैं। तो रेशो अगर दो जगह सेम आ जाए तो उस केस में किसी को आउटगोइंग लेंगे। तो उस केस में अगर ऐसा होता है कि दो जगह रेशो सेम आ जाए तो यूनिक नहीं आता, सेम आ जाए, तो उस केस में इस तरह की प्रॉब्लम नेक्स्ट केस में क्या बन जाती है, डीजेनरेट बन जाती है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 32, इन स्टैंडर्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड आर्टिफिशियल वेरिएबल आर नीडेड टू गेट, आर्टिफिशियल वेरिएबल उसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड सिंप्लेक्स फॉर्म में किस लिए यूज़ किए जाते हैं जिससे कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 33 क्वेश्चन की हम बात करें, द नंबर ऑफ एडिशनल कंस्टेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट ऑफ रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में कितने एडिशनल कंस्टेंट ऐड होती हैं, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक नई कंस्टेंट बन जाती है, ऑलरेडी जो कंस्टेंट है उसमें के कॉरस्पॉन्डिंग एक कंस्टेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हम बना लेते हैं, यानी कि एक कंस्टेंट और ऐड होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर 33 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, इन स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट ऑफ रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड वी डू नॉट नीड, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट ऑफ रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में हमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्या यूज़ नहीं करना पड़ता, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, यूनिट मैट्रिक्स अपने आप बन जाती है। 35 स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट ऑफ रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड द बेसिस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में जो बेसिस मेथड है, बेसिस मैट्रिक्स है उसे किससे डिनोट करते हैं, B1 से डिनोट करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, हाउ मैनी फॉर्म्स आर देयर रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, कितने फॉर्म है, फर्स्ट एंड सेकंड, दो फॉर्म है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 37 इन सेंसिटिविटी एनालिसिस वी डील विद द चेंज इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ड्यू टू डिस्क्रीट वेरिएशन इन द पैरामीटर्स, मीन्स अगर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस में किसकी वजह से सॉल्यूशन में चेंजेस जो आते हैं उसको डिस्कस करते हैं, AIJ CI BJ BI सब, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर 38, टू मेंटेन द ऑप्टिमलिटी ऑफ द करंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन,
करंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द चेंज डेल्टा सी के इन द कोफिशिएंट सी के ऑफ द न्यू नॉन बेसिक वेरिएबल एक्स के वी हैव डेल्टा सी के किस विल बी किस तरीके का होगा, इस तरह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। इन द सिंप्लेक्स मेथड ईच इटरेशन, हर एक इटरेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी एक सॉल्यूशन आता है उससे अगला जो सॉल्यूशन आता है वो उससे किसकी तरफ को ले जाता है, ऑप्टिमलिटी की। मीन्स अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम का है तो अगर पहले कोई सॉल्यूशन में जेड की वैल्यू कुछ आई है, मान लो 3 आई है, तो अगले सॉल्यूशन में जेड की वैल्यू उससे एक्स्ट्रा ही आएगी, 3 आएगी, तो नेक्स्ट 4 5 इस तरीके से इंक्रीज हो, या तो उतनी रहेगी या इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि मैक्सिमम है तो उसको बढ़ाता चला जाएगा, मिनिमम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो जेड की वैल्यू कम होती चली जाएगी, यानी कि ऑप्टिमलिटी की तरफ को जाता चला जाएगा। तो सिंप्लेक्स मेथड में हर एक इटरेशन में क्या होता है, मूव टुवर्ड ऑप्टिमलिटी, मूव टुवर्ड फिजिबिलिटी, मूव टुवर्ड ऑप्टिमलिटी, मेंटेनिंग फिजिबिलिटी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिजिबिलिटी को मेंटेन करते हुए हम किसकी तरफ को जाते हैं, ऑप्टिमलिटी की तरफ को जाते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इन बिग एम मेथड वी टेक द कोफिशिएंट ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बिग एम मेथड में आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो हम लेते हैं -m, जहाँ पर m बहुत लार्ज क्वांटिटी होगी। 41 द सिंप्लेक्स मेथड इन फॉर द सिंप्लेक्स मेथड राइट हैंड साइड ऑफ ऑल कंस्टेंट मस्ट बी, राइट हैंड साइड जो कंस्टेंट की है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड लगाने के लिए जो कंस्टेंट जितनी भी हैं उनमें जो लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के राइट साइड जहाँ जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जीरो हो या पॉजिटिव हो, दोनों में से कुछ होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर ये आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नॉन नेगेटिव, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 42 इफ़ वन वेरिएबल इन LPP इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, अगर LPP का कोई एक वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है साइन में, यानी कि LPP में क्या होना चाहिए सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करने के लिए, सारे वेरिएबल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए, नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन। पर अगर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन ना होकर अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाए, मीन्स वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, ऐसी कंडीशन अनरिस्ट्रिक्टेड कंडीशन कहलाती है। तो अगर LPP में कोई एक वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उसको हमें किससे रिप्लेस करना होता है, तो डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर कोई x1 वेरिएबल है जिस पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, x1 इज इक्वल टू x1 डैश माइनस x2 डबल डैश, दो वेरिएबल के डिफरेंस की फॉर्म में, जिनमें से ये x1 डैश और x2 डैश दोनों ही क्या होंगे, ग्रेटर देन डबल डैश दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू, मीन्स ये दोनों खुद नॉन नेगेटिव होंगे पर इनके डिफरेंस से जो ये x1 बनेगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 43 की बात करें अगर हम, कह रहा है इन सिंप्लेक्स मेथड इफ़ डेल जे इज इक्वल टू सी जे माइनस सी बी इंटू वाई जे देन द इनकमिंग वेक्टर इज ऑलवेज सेलेक्टेड कोरस्पॉन्डिंग टू, तो इनकमिंग वेक्टर हमेशा किसके कोरस्पॉन्डिंग सेलेक्ट किया जा सकता है, किसके कोरस्पॉन्डिंग सेलेक्ट किया जाता है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग डेल जे की वैल्यू सबसे लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू हो, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 44 द वैल्यू ऑफ डेल जे ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ईच टेबल ऑफ सिंप्लेक्स मेथड इज़ ऑलवेज, तो जो डेल जे की वैल्यू है बेसिक वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग हमेशा सिंप्लेक्स मेथड में क्या रहेगी, 0। जितने भी यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम बनते हैं जैसे 1 0 0 0 1 0 सिंप्लेक्स टेबल में बनेंगे तो उसकी उन्हें बेसिक वेरिएबल कहा जाता है। जैसे मान लो y1 x1 के कोरस्पॉन्डिंग ये आया, x2 के कोरस्पॉन्डिंग, तो x1 और x2 बेसिक वेरिएबल हुए, उनके नीचे जो डेल जे की वैल्यू आती है वो हमेशा 0 आएगी। तो यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम जो बना रहे हैं दैट मीन्स बेसिक वेरिएबल, तो बेसिक वेरिएबल के नीचे हमेशा डेल जे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल आर एलिमिनेटेड इन फेज 1 ऑफ द टू फेस मेथड, टू फेस मेथड में कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल को, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 45 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 46 इफ़ corresponding to maximum value of del j all elements of the column of the vector yj are negative or 0 then solution of LPP under test will be, मीन्स ये कहता है कि जब हम सिंप्लेक्स मेथड लगाते हैं तो जो डेल जे जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है उसे हम इनकमिंग वेक्टर लेते हैं, तो डेल जे मान लीजिए 5 3 1 इस तरीके से आ रही है, तो जिसमें डेल जे की वैल्यू सबसे ज़्यादा है मान लीजिए 5, तो इसे हम इनकमिंग वेक्टर लेते हैं। आउटगोइंग वेक्टर लेने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर रेशो देखते हैं, ये जो y मान लो y1 आया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग xb के साथ इसका रेशो एलिमेंटों का रेशो देखेंगे यहाँ पर आउटगोइंग वेक्टर देखने के लिए, बट उनका रेशो नहीं देखते जब यहाँ पर y के नीचे यहाँ पर नेगेटिव या 0 वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए आउटगोइंग वेक्टर नहीं देखते। तो ये यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर नेगेटिव या 0 आ जाए
तो अंडर टेस्ट सारे ही वाई के नीचे अगर नेगेटिव या जीरो आ जाए तो हम किसी का भी रेशो नहीं देख पाएंगे, तो उस केस में हमें आउटगोइंग वेक्टर नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहा जाता है। चलिए 47 क्वेश्चन की बात करें। इफ़ इन द सिंप्लेक्स टेबल ऑफ LPP del J 4J द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट विल बी, यानी कि अगर del J की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन बनकर आएगा वो सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर? तो नॉट ऑप्टिमल होगा। ऑप्टिमलिटी तब तक नहीं बनेगी जब तक del J की वैल्यू नेगेटिव या जीरो ना हो, सारी पॉजिटिव कोई नहीं होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव है कोई भी तो उस केस में सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा, नॉट ऑप्टिमल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें। इन बिग एम मेथड द ऑफ LPP M रिप्रेजेंट, बिग एम मेथड में जो M है LPP के लिए वो M क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरी लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 49 की बात करते हैं। हाउ मैनी आर्टिफिशियल वेरिएबल आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय बिग एम मेथड, बिग एम मेथड से इसे सॉल्व करने में कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी? तो हम जानते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड में कोई भी वो बिग एम मेथड लगाने के लिए पहले LPP को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में होना चाहिए, ऑलरेडी है। दूसरा यहाँ राइट साइड सारी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव है बट ये पॉजिटिव नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? इसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा नेगेटिव से, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और ये साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2x1, यहाँ पर माइनस का 3x2 और ये प्लस का 30 आ जाएगा, और साइन लेस देन और इक्वल टू का है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, और ये पॉजिटिव ऑलरेडी है। तो ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तीसरा स्टेप क्या होता है कि आपको अब इसे इक्वेशन में बदलना होगा। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? अगर ग्रेटर का साइन है तो कुछ माइनस करना पड़ेगा लेफ्ट साइड से, अगर लेस का साइन है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा इक्वलिटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम ग्रेटर का साइन है तो कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3x1 + 2x2 और नया वेरिएबल एक x3 यहाँ से माइनस कर देंगे जिससे कि इक्वल टू 30 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर इसमें भी ग्रेटर का साइन है तो इसमें भी एक नया वेरिएबल 2x1 - 3x2 और इसमें से नया वेरिएबल x4 माइनस कर देंगे और इक्वल टू 30। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेस देन का साइन है तो इसमें x1 + x2 और लेस देन है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ ऐड करना पड़ेगा एक नया वेरिएबल x5 जिसे सिलेक्ट वेरिएबल कहा जाएगा और इक्वल टू 5। अब हम देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम किससे बन रहे हैं। ये है नहीं क्योंकि इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया, ये नहीं है। तो यहाँ पर अब हम यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम देखते हैं। यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम मतलब इस टाइप के 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरीके के कॉलम बनने चाहिए कोफिशिएंट से। तो x1 के कोफिशिएंट से 3 2 1 नहीं बन रहा है यूनिट मैट्रिक्स का कोई कॉलम। x2 के कोफिशिएंट से इनमें से कुछ बन रहा है 2 - 3 1 नहीं बन रहा कोई कॉलम इससे। x3 से -1 0 x3 क्यों इसमें तो है नहीं और 0 तो -1 0 0 ये यूनिट मैट्रिक्स में कहीं कॉलम नहीं बन रहा। x4 से 0 - 1 0 बनेगा, 0 - 1 0 ये भी इनमें से कोई नहीं है तीनों में से। इसके बाद x5 से देखें तो क्या बनेगा क्वेश्चन? x5 इसमें नहीं है, 0 इसमें भी नहीं है, 0 और इसमें है 1 तो 0 0 1 बन जाए, यानी कि एक कॉलम यहाँ पर हमारा यूनिट मैट्रिक्स का बन रहा है। तो कितने की कमी रह गई? 2 की। तो इन 2 को बनाने के लिए पहली कंस्टेंट में आपको एक नया आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा xa1 और दूसरा भी नहीं बन रहा कॉलम तो इसमें दूसरे में आपको एक आर्टिफिशियल वेरिएबल xa2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा आपका बन ही रहा है। तो कितनी कंस्टेंट कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी? 2 की। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 सिंप्लेक्स मेथड ऑफ LPP वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था? जॉर्ज डेंजिन ने। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अपने फ्रेंड्स में।